आपको जान लेना चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी और खासकर गुजरात लॉबी और संघ में तलवारें खिंची हुई है। ये इस्तीफा तो दिया नहीं इन्होंने, इनसे तो दिलवाया गया है। और इस्तीफा भी टाइप कहीं और हुआ है क्या? ये इस्तीफा टाइप करके प्रिंट निकाल कर दे दिया गया है क्या साइन करने के लिए? जी। तो इससे ये जाहिर होता है कि सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को अब इनकी उपयोगिता या इनकी जरूरत नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने इनसे मुक्ति पा ली। बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश के उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया और ये इस्तीफा इतना अचानक था, इतना तुरंत था कि लोग समझ भी नहीं पाए कि दरअसल ये इस्तीफा असल में इस्तीफा है या फिर उपराष्ट्रपति का ट्विटर हैंडल हैक हो गया। क्योंकि सवाल इसलिए कि मानसून सत्र का पहला दिन और उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाना, यानी आज जो कार्रवाई हुई सदन में, राज्यसभा में, उसमें चेयर पर उपराष्ट्रपति सभापति की हैसियत से मौजूद नहीं थी। अगर ये इस्तीफा होना था, जो वजह बताई जा रही है बीमारी, तो फिर वो मानसून सत्र से पहले भी थी या फिर यकायक एक दिन में स्थिति इतनी गंभीर बनी कि इस्तीफा देना मजबूरी बन गया। वजह क्या है? सियासी वजह है या सही में जिस लाइन को लिखा गया वो लाइन ही वजह है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केबी मलिक साहब हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। मलिक साहब, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। मलिक साहब, राजनीतिक वजह इसमें टटोलना या ढूंढना शायद गलत भी नहीं होगा, नाजायज भी नहीं होगा, और क्योंकि इस्तीफा जिस तरह से हुआ और इस्तीफे में जो बीमारी का हवाला दिया गया वो मानसून सत्र से पहले भी हो सकता था। एक दिन का सत्र चलता है और इस्तीफा हो जाता है। कहा यह जा रहा है अलग अलग वजह है। जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा होना था लेकिन वो नहीं हुआ, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया। फिर एक मीटिंग का हवाला दिया जा रहा है कि वहां मीटिंग में विपक्ष पहुंच गया, सत्ता पक्ष नहीं पहुंचा, उसे भी वजह बताया जा रहा है। एक वजह यह भी है कि कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जेपी नड्डा कह रहे हैं कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। जो लाइन सभापति की होती थी वो वहां से अपनी चेयर से दोहरा रहे थे, अपनी सीट से दोहरा रहे थे। ये आहत कर गया, ये भी वजह बनी क्या? क्या लग रहा है आपको? लब्बो लो आप, क्या है, क्या हुआ ये अचानक? देखिए, अगर ये सारे घटनाक्रम को आप देखते हैं जी। तो इससे ये जाहिर होता है कि सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को अब इनकी उपयोगिता या इनकी जरूरत नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने इनसे मुक्ति पा ली। आप अगर पिछले काफी दिनों से इनका नजरिया आप देखते हैं, जिस प्रकार से ये लगातार माननीय न्यायालय के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे, किसानों के ऊपर इन्होंने टिप्पणी की, बाकी चीजें की, तो इन्होंने सरकार की चमचागिरी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और उसके बावजूद इनको कल इस्तीफा देना पड़ा। आपने भी कहा, पिछले दिनों ये अपने ऑफिशियल कार्य में के तहत नैनीताल में थे, वहां ये गिर गए थे, तो उसके कुछ दिन भर्ती कह सकते थे कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लिहाजा मैं इस्तीफा दे रहा हूं। उससे पहले ये एम्स में भी रहे हैं और इनका ऑपरेशन भी हुआ, इनको स्टंट डले हैं। अगर इनको इस्तीफा ही देना था तो ये दे देते। हालांकि मैं तो कई सारे ऐसे नेताओं को जानता हूं जिनके हार्ट के 2-2 ऑपरेशन हो चुके हैं। सोनिया गांधी इतनी गंभीर बीमारी से जूझ रही है, उसके बावजूद वो राजनीति कार्यक्रमों में हिस्सा लेती है। बहुत सारे नेता है। खैर, बात यह है कि आप अगर इस्तीफा देना था, संसद से 2 दिन पहले आप दे सकते थे, 1 दिन पहले आप दे सकते थे, लेकिन आप पूरे दिन एक्टिव हैं संसद में और उसके बाद शाम को 7 बजे आप एक इस्तीफा देते हैं, तो ये गले उतर नहीं रहा है। मैं अपना जितना मेरा एक पत्रकार का दिमाग है, मेरा दिमाग उसी टाइम खटक गया था जब मैं वो बयान सुन रहा था। राज्यसभा में जो बहस चल रही थी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवालों की बौछार कर दी थी मानसून सत्र में, और उस बौछार को ये रोक नहीं पाए और बाद में नड्डा खड़े हुए और नड्डा तमतमाए हुए थे। तमतमाए हुए इसलिए थे कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी कि हमें विपक्ष को बोलने ही नहीं देना दोनों सदनों में। और उस रणनीति में बिरला जी तो कामयाब रहे, क्योंकि उन्होंने तो राहुल गांधी को भी नहीं बोलने दिया और मामले को संभाल लिया।
यही सेम चीज राज्यसभा में उपराष्ट्रपति नहीं संभाल पाए, धनखड़ जी नहीं संभाल पाए और उसका ये शिकार हो गए। और आपने उसी के तहत जो आपने अभी बताया वो वक्तव्य नड्डा जी का, जब हमने सुना, उन्होंने कहा कि आपका कोई भी शब्द रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, मैं जो बोलूंगा, मैं जो कहूंगा वही रिकॉर्ड में जाएगा। अगर धनखड़ जी की जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो तत्काल खड़ा हो जाता अपने आसन पर, वो ये कहता ये मेरा काम है, नड्डा जी आप बैठिए, मैं देखूंगा इसको। और इनका कुछ नहीं बोलना, इनका वहां सरेंडर हो जाना एक हिसाब से और दुम दबा के भाग जाना जताता है कि इनके ऊपर किस तरह का दबाव था। आपको याद होगा इनके बारे में मैं लगातार कहता रहता हूं कि टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट। कम से कम हमारे समाज में जिस कम्युनिटी से हम आते हैं, किसान कम्युनिटी से, उसमें इस चीज को माना नहीं जाता। हम अपनी गर्दन कटा लेंगे, गलत बात पे झुकेंगे नहीं। और आप इतनी कर रहे हैं, आपने समाज को और अपनी जाति को, अपने वर्ग को इतना नीचे ला दिया है। आपने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है सत्ता के चरणों में झुकने में, और सत्ता ने आपको क्या दिया? क्या इसी के बलबूते आप यहां पहुंचे? तो ये दुर्भाग्य है इस कम्युनिटी का जिससे ये बिलोंग करते हैं। आपको याद होगा जब 13 महीने किसानों का आंदोलन दिल्ली में चल रहा था, बाकी तो कोई कुछ नहीं बोले, इनकी टिप्पणी आई थी कि ये जितने किसान बैठे हैं ये किसान नहीं, फालतू के आदमी बैठे, मतलब नकली किसान है, इनका ये कहना था। और आपको याद होगा कि विरोध जताया था तमाम किसानों, और फिर इन्होंने पलटी मारी और कहा एक ये किसान पुत्र बन गए, और इन्होंने कहा कि एक सांसद ने मेरी मिमिक्री की है, ये किसानों का अपमान है, जाटों का अपमान है। तो ये जाट भी बन गए और किसान भी बन गए। तो इसलिए इनकी पलटी मारी जो इस तरह से चल रही है, उसको कम से कम हमारा समाज तो अच्छा नहीं मानता है, इनको अच्छा लगा हुआ। और इनको देखिए, मैं तो यहां तक आपको कह सकता हूं कि इस्तीफा तो दिया नहीं इन्होंने, इनसे तो दिलवाया गया है। और इस्तीफा भी टाइप कहीं और हुआ है क्या? ये इस्तीफा टाइप करके प्रिंट निकाल कर दे दिया गया है क्या साइन करने के लिए? ऐसा तो नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि आप लगातार 7 बजे तक पार्लियामेंट में सारी चीजों में भाग ले रहे हैं, एक्टिविटी चल रही है संसद में, राजनाथ जी के कमरे में लगातार मीटिंगें हो रही हैं, सांसद आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोरे कागजों पे साइन हो रहे हैं। आप एक जज को हटाने के लिए महाभियोग की बात करते हैं, कितने लोग उसमें आपके साथ हैं, कितने नहीं है, आज तक सरकार यही नहीं बता पाई है। आपको मालूम है कि देश के संसदीय कार्य मंत्री, देश के कानून मंत्री और कुछ नौकरशाह मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे थे संसद सत्र से पहले, और वो ये सहमति बनाने की कोशिश कर रहे थे कि हम जो है जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग ला रहे हैं और आप हमारा इसमें साथ दीजिए। तो वहां विपक्ष ने ये कहा कि हम आपका साथ देने को तैयार हैं, लेकिन पहले एफआईआर तो कीजिए, जांच तो कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो आप तो जांच करना नहीं चाहते, एफआईआर अब करना नहीं चाहते क्योंकि आपको अपना खतरा है। तो बहुत सारी ऐसी वजह हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे इनका इस्तीफा हुआ है। अभी बहुत सारी चीजें आपको देखनी और सुननी बाकी है जो आने वाले समय में आप देखेंगे। जी मलिक साहब, क्या ये बीजेपी की अंदरूनी सियासत के लिए भी कोई संकेत है? क्या आरएसएस और बीजेपी के भीतर क्या ये सहमति बन गई थी कि अब इनका इस्तीफा होना है? या फिर जैसा कि कई ट्वीट्स मैंने देखे सोशल मीडिया पे, वो लिख रहे थे कि शायद धनखड़ साहब को भी तब पता चला जब इस्तीफा उनके सामने आया कि सिग्नेचर कर दीजिए, इतना अचानक हुआ है ये। तो क्या ये सहमति संसद के इस सत्र से पहले आरएसएस और बीजेपी के भीतर बन गई थी कि इस्तीफा होना ही है? और इस इस्तीफे के बाद अब सवाल यह है कि नया उपराष्ट्रपति, उसको लेकर चर्चा, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कुछ हलकों में, कुछ लोग ये भी ट्वीट कर रहे हैं कि ये इस्तीफा हुआ है मतलब अब बीजेपी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया। इस तरह की जो बातें हो रही हैं उसको लेकर क्या आप समझते हैं? देखिए, यहां मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि आरएसएस में और भाजपा में सहमति बन गई है। आपको जान लेना चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी और खासकर गुजरात लॉबी और संघ में तलवारें खिंची हुई है। तो सहमति बनने ना बनने की तो बात है ही नहीं। लेकिन मैं इसको दूसरे नजरिए से देखता हूं
कि इन्होंने ये निर्णय लेके संघ को भी एक संदेश देने की कोशिश की है कि अभी हम मजबूत स्थिति में हैं, हम जो चाह रहे हैं वो कर दे रहे हैं। तो आप जो कह रहे हैं वो अलग है और ये चीज अलग है। तो इसलिए ये इस चीज को दिखाना चाहते हैं संघ को कि हमारा दबदबा कायम है। इसको जो दूसरी तरीके से अगर आप देखते हैं, ये एक मैसेज बिहार को भी देना चाहते हैं क्योंकि बिहार में चुनाव है। उसको चुनाव में कैसे भुनाया जाए, अब नए व्यक्ति आएंगे, वो हो सकता है कि कोई बिहार से आ जाए और बिहार चुनाव में उसको भुनाया जाए। इस तरह की भी इनकी कोशिश है, क्योंकि आपको ये समझ लेना चाहिए कि आज जिस स्थिति में ये लोग खड़े हुए हैं, आज जिस स्थिति में ये लोग खड़े हुए हैं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं, इनको किसी भी कीमत पे बिहार का चुनाव जीतना है। शाम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, आखिर तक ये कोशिश होगी कि ये जो है चुनाव जीते। लेकिन स्थिति इस तरह की बन रही है कि चुनाव जीतते हुए दिख नहीं रहे, और अगर ये चुनाव हार गए, तत्काल इनके हाथ से यूपी भी जाएगा। और जो सपना इन्होंने पाला है बहुत दिनों से पश्चिम बंगाल का, वो सपना सपना ही रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी गुजरात लॉबी को एक बड़ी परेशानी है। इसके तहत ये इस तरह के इस्तीफे हो रहे हैं, और मैंने आपको पहले ही कहा कि ये सिर्फ शुरुआत पर है, अभी आगे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। जी। मलिक साहब, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा ले लेना, जैसा कि ये तमाम चीजें बता रही हैं, संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी ने आरएसएस को, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आरएसएस को ये बता दिया कि देखिए हम कितने मजबूत हैं कि उपराष्ट्रपति का भी इस्तीफा हम करवा सकते हैं, हमें किसी की सहमति की जरूरत। यूपी में सीएम बदलना है, इसको लेकर चर्चा न जाने कितने वक्त से चल रही। वहां ये लॉबी, या यूं कहें कि बीजेपी का नेतृत्व कमजोर पड़ता हुआ क्यों दिखता है? वहां इस्तीफे की बात होती है, दिल्ली आना जाना होता है यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्रियों का, मुख्यमंत्री का, लेकिन वहां कोई फैसला नहीं हो पाता। मैं आपका सवाल बीच में ऑडियो कट गई थी, समझ नहीं पाया, दोबारा रिपीट कर दें। मेरा सवाल ये है कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा ले लिया बीजेपी ने, आरएसएस को संदेश दे दिया, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम मजबूत हैं, हम उपराष्ट्रपति तक का इस्तीफा करवा सकते हैं। लेकिन यूपी में ये मजबूती क्यों नहीं दिख रही? यूपी में तो चेहरा बदलने की कवायद को लेकर न जाने कितने वक्त से चर्चा है। उप मुख्यमंत्री दिल्ली आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, फोटो जो सामने आते हैं उसको लेकर एनालाइज होता है कि भाई चेहरा किसका कैसा है, कौन गंभीर है, कौन मुस्कुरा रहा है, लेकिन वहां फैसला नहीं हो पाता। यहाँ उपराष्ट्रपति का यकायक इस्तीफा हो जाना या इस्तीफा ले लेना, क्या आप वजह समझते हैं? देखिए बिरजा साहब, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये शुरुआत भर है। उत्तर प्रदेश में भी अगर इस तरह की कोई चीज हो जाती है तो मेरे लिए कोई आश्चर्यजनक नहीं होगा। आपको ये समझना होगा कि ये भी जताने की कोशिश करेंगे कि योगी जी की उपयोगिता लखनऊ में नहीं दिल्ली में है, और उनको महिला महिला का जो मंत्रालय है, महिला बाल विकास जिसको कहते हैं, इस प्रकार के किसी मंत्रालय का केंद्रीय मंत्री बना दिया जाए तो उनकी उपयोगिता यहाँ साबित हो। ये भी तो हो सकता है, क्योंकि आपको ये मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी में आज हिंदुत्व के चेहरे के नाम पे सिर्फ योगी हैं, और वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है संघ से। और मैं फिर आपको कह रहा हूं, और आपको टैग दे रहा हूं, टैग लाइन दे रहा हूं, संघ अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। और चर्चा ये है नागपुर में कि 100 साल का जो संगठन संघ है, अगर वो खत्म होता है तो वो दोबारा नहीं बन पाएगा, और अगर संघ बचता है तो सरकार दोबारा बन सकती है। अब पालेबाजी हो रही है, तलवारें खिंच गई हैं। अब लोग डिसाइड कर रहे हैं कि आपको भाजपा में रहना है या संघ में रहना है। अंदर भट्टी जल रही है, आपको विश्वास नहीं होगा किस तरह की चीजें चल रही है, क्योंकि बाहर नहीं आ रही हैं चीजें। जब बाहर आएंगी वो इसी तौर पे आएंगी कि आप हर चीज में आश्चर्य करेंगे, जैसे आप कल से आज तक इस इस्तीफे में आश्चर्य कर रहे हैं। अब ये आश्चर्य करने के लिए बहुत कुछ आपको देखना बाकी है। ये पहली बार है जब संघ और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई इस लेवल पे पहुंच गई है। ऐसा नहीं है कि मतभेद पहले नहीं हुए, कई बार हुए हैं, संघ में और भाजपा में मतभेद हुए हैं, और कई नेताओं ने इस तरह की चीजें की हैं। आप यूपी की बात कर रहे हैं, आप देखिए उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह को हटा के आप राजनाथ सिंह को लाए थे, क्या हुआ?
आप हार गए, 20 साल 25 साल के लिए यूपी से बाहर हो गए। आप दिल्ली में मदन लाल खुराना को हटा के साहब सिंह को लाए, साहब सिंह को हटा के आप वो महिला मंत्री को लेके आए, सुषमा स्वराज को। उसके बाद क्या हुआ, आप दिल्ली से बाहर हो गए 25 साल के लिए। तो आप उत्तर प्रदेश में योगी को हटा के किसी क्रांतिकारी मुख्यमंत्री को बना के सत्ता हासिल कर लेंगे, ये बहुत मुश्किल है। कोई भी क्रांतिकारी मुख्यमंत्री आज उत्तर प्रदेश में बनता है और जो हालात देश में बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं, उनको संभाल लेगा, मुझे नहीं लगता। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को समझ आ रहा है, और इनको देखिए, प्रदेश से इनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन इनको क्या है कि हमें केंद्र में चुनौती योगी ना दें, इसलिए उनका इलाज करना बहुत जरूरी है। अगर वो तीसरी बार एज ए मुख्यमंत्री रिपीट करते हैं तो वो इनकी खाट खड़ी कर देंगे। उससे बचने के लिए तत्काल उनको हटाना जरूरी है, और उसी पे ये ताकत लगा रहे हैं। अब कितने कामयाब होंगे, कितने नहीं होंगे, ये तो समय ही बताएगा। मलिक साहब, 75 के फेर में तो उपराष्ट्रपति थे नहीं, 74 के हुए थे, 75 की आगे की तरफ अप्रोच कर रहे थे, उससे पहले इस्तीफा हो गया। अभी मोहन भागवत का बयान है कि भाई जो 75 के करीब पहुंच रहे हैं उन्हें इस्तीफा खुद ही दे देना चाहिए और जगह खाली करनी चाहिए। मोहन भागवत भी खुद 75 के होने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी उनके बाद 75 के होंगे, लेकिन जगदीप धनखड़ तो अभी 74 के ही थे। ये फेर जो बन रहा है और इसके बाद वो 75 वाले महीने अब करीब आ रहे हैं, तो क्या, जैसा कि आप संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी में इस्तीफे आने वाले वक्त में और भी बढ़ेंगे, तो उस बढ़ते हुए नामों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा कुछ और नाम भी क्या शामिल हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल हो सकते हैं। आपको ये समझना चाहिए, मैंने ट्वीट भी किया था कुछ दिन पहले कि 11 तारीख को, 11 सितंबर को मोहन भागवत जी 75 वर्ष के हो रहे हैं, उनका जन्मदिन है, तो वो अपने जन्मदिन पर इस्तीफा दे सकते हैं। अगर मोहन भागवत जी अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो इसका क्या मायने हैं? इसके मायने ये है कि वो आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो गुजरात लॉबी के लोग हैं, नरेंद्र मोदी हैं, वो क्या 75 साल के होने के बाद इस्तीफा देंगे? जो फॉर्मूला खुद उन्होंने गढ़ा था, तो उसका इंतजार है। तो मोहन भागवत जी अगर उनसे 11 दिन पहले इस्तीफा दे देते हैं, उनका 11 दिन में 5 साल, मतलब 11 का मतलब 11 तारीख, 11 सितंबर को उनका जन्मदिन है, उसके बाद 17 सितंबर को मोदी जी का है, तो क्या 6 दिन के बाद मोदी जी इस्तीफा देंगे? तो ये भी लोग इंतजार करेंगे। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दबाव मोदी जी के ऊपर बन जाएगा कि मोहन भागवत जी अगर 75 साल की उम्र में इस्तीफा देते हैं तो आपको भी इस्तीफा देना चाहिए, और उसकी आवाजें अंदर से उठेंगी। आवाजें अभी भी अंदर से उठ रही हैं, बहुत ज्यादा आवाजें उठ रही हैं, लेकिन वो हमारे और आपके कानों तक नहीं पहुंच रही हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि 1 साल से अधिक हो गया है इस सरकार को बने हुए, आज तक ये अपनी संसदीय दल की मीटिंग बुला पाए क्या? क्यों नहीं बुला रहे हैं? आप तमाम मीटिंगें बुला रहे हैं, तमाम चीजें आप कर रहे हैं, आप मीटिंग नहीं बुला रहे हैं संसदीय दल की। क्यों? क्योंकि आपके खिलाफ सांसद भारतीय जनता पार्टी के लामबंद होना शुरू हो गए, और उन्होंने कह दिया है कि अगर कल को गलती से विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के खिलाफ लेके आता है तो हम जैसे लोग गैर हाजिर हो सकते हैं। तो इससे संघ के भी कान खड़े हुए हैं, और भाजपा के सरकार के, मोदी सरकार के लोगों के भी कान खड़े हुए हैं, क्योंकि संघ अब अपना अस्तित्व बचाना चाहता है। और बात यह हो रही है कि संघ को बचाया जाए या सरकार को बचाया जाए। और मैंने ये भी कहा कि लोगों का, कि उन्हीं में से उन लोगों का कहना है कि संघ अगर बचेगा तो सरकार तो दोबारा भी आ सकती है, लेकिन अगर संघ खत्म हो गया तो संघ दोबारा नहीं आ सकता। जी, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बोलता हिंदुस्तान के साथ चर्चा करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया।